मित्रों नमस्कार। इस विशेष सत्र में जब प्रख्यात फिल्मकार बासु चटर्जी साहब पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये बातचीत हमारी विख्यात सिने विश्लेषक और अध्येता डॉक्टर अनिल चौबे से होगी, जो रायपुर में रहते हैं और अभी कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। लगभग 9:35 तक वो आ जाएंगे। तब तक हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं और आपसे कुछ अनौपचारिक बातचीत करते हैं। ये बासु चटर्जी साहब का निधन जो है वो एक अकस्मात घटना है। एक लंबे समय से उनके बारे में कोई सूचना उस तरह से नहीं मिल रही थी और उसमें एक बात ये भी थी कि पिछले 10 सालों से वो करीब काम नहीं कर रहे थे। उनकी उम्र लगभग 90 साल की थी और इसी 10 तारीख को उनका जन्मदिन भी आता। 4 जून और 10 जून उनके मतलब इस तरह जन्म और निधन की तिथियां हैं। 90 वर्ष के वो हो गए थे, लेकिन उनकी खासियत यह थी कि वो बहुत ही सक्रिय व्यक्ति थे और अपने काम सारे खुद ही किया करते थे। मैं उन पर आज एक ट्रिब्यूट लिख रहा था दोपहर में एक अखबार के लिए। प्रतिभा जी नमस्कार, स्मिता जी नमस्ते, डॉक्टर दिव्या नमस्कार। मैं आपका स्वागत भी करता जा रहा हूँ और अपनी बात भी कहता जा रहा हूँ। सुनीता जी आपका भी स्वागत है, आप आई। ये एक विशेष प्रयोजन बासुदा को ट्रिब्यूट करने के लिए हम लोगों ने सोचा। तुरंत विचारा, मैंने डॉक्टर अनिल चौबे जी से बात की और वो सहर्ष इसके लिए सहमत हो गए कि हमें निश्चित रूप से हमारे समय के एक ऐसे फिल्मकार को याद करना चाहिए जिनका योगदान असाधारण रहा है और जो पिछली सदी में, खासतौर से सदी के उत्तरार्ध में, जो सिनेमा अपनी एक रवानगी में आया और लगातार सफल और बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों की एक सीरीज चल पड़ी थी, उसके वो एक सक्रिय फिल्मकार थे। और ख़ासतौर से ऐसे वातावरण में जब बड़ी महंगी और बड़ी भव्य फिल्में बन रही हों, उनकी अपनी सीधी सादी सच्ची फिल्में चौबे जी को मैं जोड़ रहा हूँ। विनय भाई आपका भी स्वागत है। सर नमस्कार कर रहा हूँ आपको। नमस्कार। आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आप मुझे भी सुन पा रहे होंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, और ये बस बताइए कि ये क्या जादू है कि इतना बढ़िया नेटवर्क दिख रहा है? ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि हाँ नेटवर्क मेरे नियंत्रण में तो होता नहीं मित्र। हाँ, लेकिन इस समय विजुअली और हाँ ध्वनि दोनों ही स्तर पे बहुत परफेक्ट जी है और मुझे लगता है कि हम निर्बाध रूप जी से हम लोग बात कर पाएंगे। जी जी। हाँ आप ईयरफोन लगाए हो या बिना नहीं, मैं ईयरफोन? ईयरफोन नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, अच्छा, इसलिए मैंने ईयरफोन नहीं। मैं लगा लूं? कंफर्टेबल है? हाँ, लगा। कंफर्टेबल हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है फिर। अच्छा। अभी विनय उपाध्याय जी, स्मिता दनानी जी, डॉक्टर दिव्या सल्ला, काफी लोग इस तरह से आते जा रहे हैं हमारी बातचीत। सबको नमस्कार करता हूं मैं। और हम दोनों, मैं और सुनील, बासु चटर्जी के अवदान को भी प्रणाम करते हैं। वो आने वाली शताब्दियों में भी अपनी फिल्मों के जरिए जिंदा रहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो फिर वापस हम उसी दौर में लौट आए हैं। आज ये अचानक ही इस तरह की खबर आई कि जी दोपहर में, और सबसे पहले फेसबुक पे अमित खन्ना साहब ने ये खबर दी कि वो नहीं रहे। तो मैं चकित हुआ एकदम, और चौंकना स्वाभाविक था
अब ये तो था कि लगभग कुछ वर्षों से उनके बारे में कोई सूचना हमको उस तरह से नहीं मिल रही थी, लेकिन जी 7-8 वर्षों पहले तक हमारी 1-2 सम्मानों की चयन समिति में वो पधारते थे और बम्बई जी में। तो मुझे एक बार जी उनके घर जाने का भी मौका मिला। तो उस समय की मुझे याद है, लोग कहते थे कि ये दादा इतने चुस्त दुरुस्त और सक्रिय है कि अपनी चिट्ठी पत्री भी खुद ही डाकघर में डालने जाते, नौकर को नहीं भेजते। वाह तो क्या बात। तो इतनी मतलब वो समय शायद 84 के आसपास थे वो। जी उनसे तो मिलकर वही है कि वो पूरा का पूरा समय रिवाइव होता था, वो सब पुनरावलोकन जी दिमाग में होने लगता था इतने बड़े व्यक्ति को देखकर। बहुत आ, सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आरंभिक जो उनकी शुरुआत है उसको लेकर आपकी अपनी क्या धारणा रही और किस तरह से आपने शुरू से उनके काम को देखा सर? देखिए बहुत ही कच्ची उम्र में 20-21 साल की उम्र में वो अजमेर से बम्बई आए जी और ज्यादा उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। B.K. करंजिया साहब जो हैं एक टेबलाइट निकाला करते थे, अब तो नहीं निकलता वो, ब्लिट्स। ब्लिट्स, बिल्कुल। हिंदी में भी निकलता था, उर्दू में भी निकलता था। जी उसके सर। वो 18 साल तक के कार्टूनिस्ट रहे। हाँ। और ये ब्लिट्स वो अखबार था जिसका आखिरी पन्ना ख्वाजा अहमद अब्बास लिखा करते थे, अंग्रेजी में आजाद लास्ट पेज, आजाद कलम। और आजाद कलम के नाम से उर्दू में, और हिंदी में आखिरी पन्ना। तो आप देखें कि ये जो अखबार से उनका जो जुड़ाव था, जी 1959 के आते आते आप देखें कि उन्होंने एक फिल्म फोरम सोसाइटी की स्थापना की जी जी। और बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ी और 1965 के आसपास ही बासु भट्टाचार्य से जाके जुड़े, जो तीसरी हाँ कसम उन दिनों बना रहे थे। और तीसरी कसम में उनका जुड़ाव जो है वो 3 स्तर पर था। वो निर्देशकी सहायक तो थे ही, हाँ जी सर। और साथ में वो नाविंदु घोष के साथ उनकी पटकथा पे भी कुछ दृश्यों पर काम करते थे। जी जी। और मजे की बात यह है कि इस फिल्म के संपादन में भी उनका योगदान था। अरे वाह। तो हम देखें कि ये 3 स्तर पर उनका काम था। उसके अगले वर्ष एक और फिल्म आती है जिसका नाम था सरस्वती चंद्र। ये गोविंद हाँ सरैया की फिल्म थी, नूतन इसकी हीरोइन थी। हाँ हाँ। और इस फिल्म में ये गोवर्धन राम त्रिपाठी करके एक बड़े गुजराती के प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट हैं, उनकी जी। कहानी पर यह फिल्म बनी थी सरस्वती अच्छा। चंद्र, बहुत चली थी। तो इसमें ब्रिजेंद्र गौड़ ने स्क्रीन प्ले लिखा था और अली रजा साहब का इसमें डायलॉग था। तो इसमें इन्होंने बाकायदा इसके भी स्क्रिप्ट में इन्होंने काम किया, कुछ एक दृश्य लिखे। हाँ बाद में जब इन्होंने पहली फिल्म अपनी 1969 में शुरू की तो बड़ी अच्छी बात ये रही कि उनके एक दोस्त थे अरुण कौल, उन्होंने हाँ। उनको दी ये कहानी पढ़ने के लिए, लघु उपन्यास जो जी। हमारे राजेंद्र यादव की थी, सारा आकाश। तारा आकाश, उसको एक बिल्कुल। सिटिंग में पढ़ गए और इतने हम्म। अभिभूत हो गए कि बिल्कुल वो कृत संकल्प हुए, संकल्पित थे कि मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। उन्होंने उस समय जो फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन थे उसको उन्होंने अप्रोच किया हम्म। और इस तरीके से उस फिल्म के लिए उन्होंने फाइनेंस जुटाया। इसके अधिकार प्राप्त किए उन्होंने राजेंद्र यादव से। अब ये था कि फिल्म की पटकथा लिखे कौन, तो एक स्थापित लेखक के पास वो पहुंचे, नाम नहीं लूंगा मैं, आप भी उनको जानते हैं, है ना, बड़े नामचीन व्यक्ति हैं। हम्म। लेकिन उस फिल्म के विषय को लेकर वो महानुभाव और जो लिखने का उनका जो तरीका था वो हाँ उन्हें बहुत पसंद नहीं आया। हाँ हाँ। तो तब बासु चटर्जी साहब ने सोचा कि नहीं, मैंने थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले लिखने का मुझको अभ्यास तो है। हम्म। उन्होंने नए सिरे से इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा और उसको लेके वो गए सबसे पहले विक्रम सिंह के पास, जो फिल्म फेयर के फिल्म क्रिटिक थे, उनके दोस्त से वो के ब्रिटिश विक्रम के जी। जमाने में थे। हाँ के विक्रम सिंह, जी जी। के विक्रम, तो कुंवर विक्रम सिंह कहलाते थे वो हाँ सिंह वगैरह जो कुंवर लगाते हैं, हाँ। तो इनके वो फिर के विक्रम सिंह जी। केन सिंह के भाई थे जो। हाँ वो उनके भाई थे। वो उनको साहब ये इतनी पटकथा इतनी पसंद आई, वो इससे इतने मुतासिर हुए, उन्हें कहा हुजूर इसमें कुछ रद्दो बदल करने की जरूरत नहीं। हाँ और वो आप ये देखें कि वो फिल्म के विषय से भी बहुत प्रभावित थे। और इन्होंने जो ये किया पटकथा में, उन्होंने कई एक दृश्य को उन्होंने फिल्म के नजरिए से इंटरप्रेट किया।
हाँ हाँ। जो एक फिल्मकार को अमूमन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वृतांत ऐसे थे जो फिल्म के लिए उपयोगी नहीं थे, बहुत सारे ऐसे वृतांत थे जिसको कैसे स्क्रीन पे लाया जाए। फर्ज कीजिए जैसे एक सीन था जिसमें उसका दोस्त है नायक का, वो नायक को बता रहा है, और फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है, वो हाँ अपने फुटबॉल मैच की उसको बता रहा है वृतांत, हाँ। और नायक जो है वो खोया हुआ है कि वो उसका अबोला है अपनी पत्नी के साथ। 6 महीने तक की उसकी बातचीत नहीं होती, हालांकि मूल उपन्यास में वो 9 साल का था। पहले इन लोगों ने जब पटकथा लिखी तो उसको घटा के उसको 1 साल का किया, फिर बाद में वो फिल्म में आप देखेंगे 6 महीने का समय आता है। वो अच्छा। उसकी याद में खोया हुआ है, उसको सुन नहीं रहा है। हाँ अब इसको इसको चित्रांकित कैसे किया जाए, इसका फिल्मांकन कैसे हो, इन दोनों चीजों को। तो ये स्क्रीन प्ले राइटर का यहाँ पर जो हम कहें कि उसकी जो कलात्मक अभिव्यक्ति जो सेल्यूलाइट में जो होगी, उसका वो आप देखें, उसके बहुत से ब्यौरे किस तरीके से रूपांतरित हों, तो आप देखेंगे कि वहां पर ये बासु चटर्जी साहब ने एक वो हासिल की। अब ये सारा आकाश जो है फिल्म शूट हुई थी आगरा में, बाकायदा उसकी शूटिंग के पहले वो लेकर राजेंद्र यादव साहब को गए लेकर, और के महाजन को। हाँ। के महाजन इस फिल्म के छाया सिनेमेटोग्राफर वो भी। FTI के ग्रेजुएट थे। और मजे की बात सुनील जी, आपको मैं ये बताऊं कि 1969 में 3 फिल्में थी के महाजन की, जो पहली 3 फिल्में 1969 में रिलीज हुई। मणिकौल की उसकी रोटी, भुवन शोम जो मृणाल सेन साहब की, और हाँ। सारा आकाश जो बासु सारा। चटर्जी की। और मजे की बात है कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला के महाजन को सारा आकाश के छायांकन सारा। के लिए। अच्छा अच्छा, क्या। हाँ, ये एक बड़ी मजे बात है। और ये देखें कि शूटिंग के लिए उन्होंने घर को तलाशा कि कहाँ ये घर मिलेगा, और एक बड़ा सा उनको घर मिला जिसमें चाचा भी रह रहे हैं, ताऊ भी रह रहे हैं, सब कुछ है। फिर ये भी था कि साहब ये घर हमको मिल पाएगा क्या। जब ये इसको महाजन के महाजन साहब और बासु चटर्जी साहब और राजेंद्र यादव साहब, स्वर्गीय राजेंद्र यादव, ये तीनों गए, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम ये भी किया जा सकता है कि यार इसके डिटेल्स अपन थोड़े से नोट कर लें। और हाँ। तो महाजन साहब ने ये कहा कि भाई साहब ये सेट बना बनाया मिल रहा है आपको, इसको अच्छा। हम बंबई में रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, तो आप तो किसी भी तरह इस फिल्म को इसी घर में शूट करिए। हाँ, ये घर हासिल करने की कोशिश करो। घर को हासिल करने के, और उसके बाद उन्होंने आगरे के उस घर में, अच्छा आगरे में उस गली गली के जो लोग थे वो समझे कोई मुगले आजम शूट हो रही है, कोई बड़ा भारी सेट लगेगा, ये वो हो गया। तो आप देखें कि किस तरह की उनकी पहली फिल्म थी। तो सारा आकाश एक तरह से कहें एक प्रयोगवादी फिल्म थी, और वो काफी प्रसिद्ध भी हुई और प्रशंसित भी, उसको अवार्ड भी मिले। और उपन्यास के यथार्थ को और कथ्य के प्रति आप देखेंगे कि बासु चटर्जी बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने उस फिल्म को प्रस्तुत किया। और खुद राजेंद्र यादव ने कहा कि ये कहानी मेरी थी, हाँ। लेकिन फिल्म बासु चटर्जी की, क्या फिल्म बात। मेरी नहीं है। इतनी ईमानदारी की बात हुई। अब ये देखेंगे जो सारा आकाश है उसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हाँ, स्क्रीन प्ले के लिए, बिल्कुल। और सिनेमाटोग्राफी के लिए भी उनको मिला। और ये पहली फिल्म में जो है ये छा गई। राजश्री प्रोडक्शन ने इस फिल्म का वितरण किया था। जी जी। तो आप देखें कि आकाशवाणी करके एक थिएटर हुआ करता था बॉम्बे में, उसमें ये फिल्म 25 हफ्ते चली। इसके साथ साथ दादर में जो प्लाजा सिनेमा है हाँ। वी शांताराम का, उसमें वो था, वहां ये फिल्म चली, और राजश्री प्रोडक्शन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। राजश्री प्रोडक्शन वालों ने अगली फिल्म जो बनाई पिया का घर, हाँ हाँ। रजनीगंधा से पहले, वो उन्होंने बासु चटर्जी साहब को दी कि इसका निर्देशन आप करें, आप करेंगे, क्या बात। है ना। तो हम देखें कि उनकी यात्रा किस तरह से सरल होती गई, क्योंकि उनकी जो कलात्मकता जो थी वो बड़े ऊंचे के स्तर पे थी। दूसरी बात, उनमें किसी तरह का दम नहीं था, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं था, किसी तरह का अतिरेक उनके साथ नहीं होती थी। हाँ फिल्म बहुत सादा, बहुत सरल, बहुत सपाट, बहुत समझ में आने वाली, हाँ। और संप्रेषणीयता उसमें जम के होती थी। कहीं पे कोई मुलम्मा वो नहीं चढ़ाते थे, किसी भी चीज को अतिरेक अतिशोक्ति के साथ वो पेश नहीं करते थे। हाँ। तो ये जो बात थी ये उनको वो हुई। तो हम देखें कि सारा आकाश की जो बात आती है हमको, हाँ। 1969 का जो साल है
जी वो 69। इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि वो 7 हिंदुस्तानी यानी अमिताभ बच्चन के आगमन का युग था हाँ वो साल। बिल्कुल बिल्कुल। 1969 का साल हम इसलिए भी जानेंगे कि पहली बार धर्मेंद्र ने फिल्म के प्रोडक्शन के साइड में कदम रखा, सत्यकाम जैसी फिल्म बनाई, सत्यकाम से बिल्कुल। है ना। तो हम देखें कि ये जो 1969 का जो ये साल है जिसमें हाँ ये फिल्म आई, वो बहुत ही वो थी। अब ये सारा आकाश के बाद आप देखें, वासुदा ने हिंदी और बांग्ला में कई कहानियों को पढ़ा सर, और बहुत सी विनय उपाध्याय ज्वाइन है और विनोद गुर्जर ज्वाइन है, ये सब आपको अरे नमस्ते वाह, कह चुके हैं। दोनों को हमारा प्रणाम और दोनों को हमारा सादर नमन, और बताइए कि महेंद्र, स्वस्थ रहें हाँ महेंद्र पूरे। भवालकर हमारे साथ ही होगी। अरे वाह, क्या बात है। तो देखिए कि सारा आकाश के बाद जो बासु चटर्जी साहब फिर सक्रिय हुए, जी जी। बहुत सारी कहानियां उन्होंने पढ़ी, हिंदी में पढ़ी, बांग्ला में पढ़ी। हाँ एक कहानी फिर अरुण कौल उनको दी गई, और ये कहानी थी मनु भंडारी की, यानी राजेंद्र यादव की पत्नी की। हाँ यही सच है। हाँ एक जटिल कहानी थी, दो अलग अलग शहरों में, बंबई और दिल्ली में रह हाँ। रही युवा स्त्रियों के विचार और उनको लेकर लिखी गई कहानी थी। जी और जी बासुदा ने इस कहानी का स्क्रीन प्ले खुद लिखा, जी जी। और उसमें उन्होंने काफी इस बार बहुत मेहनत की। कई महीनों में ये स्क्रीन प्ले पूरा हुआ, और हाँ उसको उन्होंने अरुण कौल को पढ़ने को दिया। पहले वाले को तो विक्रम सिंह को पढ़ने को दिया था, ये अरुण हाँ कौल को दिया, और वो एक ही बार में पढ़ गए। हाँ। और उन्होंने क्या किया, अरुण कौल ने उनके लिए फाइनेंसर का इंतजाम कर दिया, और वो फाइनेंसर थे सुरेश जिंदल साहब। अच्छा अच्छा। सुरेश जिंदल जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे की सबसे महंगी फिल्म फाइनेंस की थी, अच्छा जी, क्या उसके बात है। प्रोड्यूसर थे। हाँ हाँ। सुरेश जिंदल साहब अमेरिका में रहते थे, खूब पैसा था उनके पास, लेकिन बड़े समझदार आदमी थे, और सारा आकाश उन्होंने देखी थी, और सारा आकाश से वो प्रभावित थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये फिल्म को फाइनेंस करूंगा। स्क्रिप्ट को उन्होंने दिखाया। और आप ये भी याद करें थोड़ा सा, तो हमारे कई लोग जानते हैं कि सुरेश जिंदल को प्रोड्यूसर थे गांधी फिल्म के। जी गांधी फिल्म में भी उन्होंने पैसा लगाया था। और जी। यदि आपको याद हो, सही परांच की फिल्म थी स्पर्श। स्पर्श, बिल्कुल, बहुत हाँ महत्वपूर्ण। हाँ, उसके भी प्रोड्यूसर सुरेश जिंदल थे। जी जी। तो सुरेश जिंदल साहब ने रजनीगंधा के लिए कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा, मुझे ये पटकथा बहुत पसंद आई है, और उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया। अब फिल्म का शीर्षक रजनीगंधा इसलिए रखा गया क्योंकि यही सच है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया था। हाँ हाँ लेकिन एक जगह ये आता है कि वो ये नायक जो है वो नायिका के लिए फूल लेके गया है रजनीगंधा के, तो वो फिर शीर्षक वहां से आया। अब देखिए, सलील चौधरी साहब का साथ उनका वहां से शुरू हुआ, सारा आकाश से। हाँ। और सलील चौधरी साहब को उन्होंने फिर यहीं पे अपना फिर ये कहा कि नहीं, इस फिल्म का म्यूजिक आप ही को देना है। क्या दो ही गाने थे इस फिल्म में, रजनीगंधा में। तो अमोल पालेकर की ये डेब्यू फिल्म थी। अमोल हाँ। पालेकर को ले जी बासु चटर्जी साहब पहली बिल्कुल फिल्म। सही। अमोल पालेकर ड्रामा वगैरह तो करते थे, लेकिन वो हाँ थोड़े से रिलक्टेंट थे कि फिल्म कर पाएंगे क्या। हाँ लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे नायक आप ही हैं, क्योंकि बहुत सीधी सी कहानी है मेरी, उसमें कोई फ्रिल्स नहीं है मेरे इसमें। और हाँ विद्या सिन्हा उसकी नायिका थी। नायिका के सोचने की एक लंबी प्रक्रिया है इसमें दिखाया गया, जैसे आपने देखा कि हाँ वो बिल्कुल। बड़े द्वंद में है, मानसिक द्वंद में। एक लगातार बिल्कुल। वर्तमान में उसका एक फ्रेंड है जिसके प्रति उसको अनुराग है, या वो व्यक्त नहीं कर पाता। एक उसका पुराना प्रेमी है जो कहीं बंबई चला गया है। अब हाँ इस द्वंद को पिक्चराइज करना आसान काम नहीं था। हाँ। तो रजनीगंधा को बड़ी जबरदस्त सफलता हासिल हुई, और ये बहुत फिल्म शुक्रिया। बंबई और दिल्ली में उस जमाने में हाँ हाँ। 25 हफ्ते चली, सिल्वर जुबली मनाना। फिल्म फेयर का अवार्ड मिला इसको स्क्रीन प्ले के लिए, जी ये जी अवार्ड मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी मिला। तो हम देखें कि मिडिल ऑफ रोड सिनेमा जो हम कहते हैं, जी। जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी को आप रख सकते हैं, गुलजार रख सकते हैं, क्या रखे जाएंगे, रख और जाएंगे उनका बिल्कुल। अग्रस्त और गुलजार हैं, सही परांज हाँ पे हैं। हाँ। श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी तो इनके बाद ही आए, बाद लेकिन में। वो लोग भी उसमें थे। तो ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब के नक्शे कदम पर तो चले, लेकिन उनकी नकल नहीं की। नहीं भी वो तो उनसे अपनी फिल्मों में हाँ,
तो उनकी उनकी धारा फिल्मों में अलग जो थी। धारा अलग थी, जो शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों की कहानी को बहुत सहज, बहुत ही सरल, बहुत ही हल्के फुल्के चुटीले अंदाज में बयां करते थे। अच्छा, ये बासुदा जिस खुद भी तरह के बहुत, एक्टर्स को लेकर आए अपनी फिल्मों में, ये भी एक सर बड़ा चमत्कार ही ये है बहुत बहुत कि बड़ी, हमने बहुत दिनेश बड़ी बात। ठाकुर को जाना इनकी फिल्मों से, हमने अमोल पालेकर को जाना या विद्या विद्या सिन्हा को सुंदर, हमने जाना। ऐसे ये हाँ सब नए नए चेहरे और काम करने वाले लोग, हाँ, जिनकी अपनी सेपरेट पहचान बनी। ये बात जरीना वाहब को लेकर आए वो चितचोर में, जरीना वहाब को लेकर है, बिल्कुल सही। है ना। तो आप हाँ देखें कि उनके हीरोइन, उनके हीरो, उनके जो किरदार होते थे, जो कैरेक्टर प्ले करते थे, जो कलाकार, वो बहुत सहज, सरल, स्वाभाविक और जाने पहचाने व्यक्ति होते थे। हम्म, उनकी विश्वसनीयता बड़ी जबरदस्त थी। तो हम ये देखें कि खुद भी आम व्यक्ति की तरह रहे और जिए, और उन्हीं किरदारों को उन्होंने गढ़ा, उसे को उकेरा। बल्कि हम ये कहें कि उनकी गहरी समझ थी इस इलाके में, और इस काम में उनका जबरदस्त और लाजवाब महारत भी उनको हासिल थी। हम्म, तो उनकी फिल्में बहुत साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्में होती थी, और मनोरंजन का जो तड़का जो है वो संदेश को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता था, और वो तड़का कभी भी बड़ा नहीं होता था। हाँ बहुत चुटीले अंदाज में बयां करते थे। ये देखिए, अपन बहुत कहावत है कि सरल होना बड़ा कठिन होता है, सरल होना सर, सहज नहीं होता, स्वाभाविक नहीं होता। और ये बिल्कुल बिल्कुल। बेहद कठिन काम है कि आप बहुत ही सादा, सरल और सुलझी हुई तरीके से फिल्मों को पेश करते चले जाएं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी मुलम्मे के, और उनकी बुनियाद जो है बड़ी मजबूत हो, बहुत आसान हो, बहुत विश्वसनीय हो। अपनी कहानी के बयान में उनका अंदाज बड़ा अलग होता था, अनूठा होता था, और मैं ये कहूं कि वो अपने दौर में अपने वक्त से बहुत आगे थे। हाँ, विनय कह रहे हैं एक कि चित्चौर पर कुछ कहिए, विनय कह रहे मैं हैं। चित्तौड़ की जगह पहले आपको उस पे बात करूंगा, छोटी सी बात पे। हाँ वो रहेगा, हाँ। छोटी सी बात उससे छोटी, पहले आई थी, एक हाँ नहीं, जो छोटी, एक ही साल में आई थी दोनों, एक ही साल में आई थी, लेकिन 19। छोटी सी बात के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा। बी आर चोपड़ा, बिल्कुल ठीक। बी आर चोपड़ा साहब बिना साहिर के काम नहीं करते थे, हाँ है ना। बिल्कुल इन्होंने सही। कह दिया कि नहीं साहब, मुझे तो योगेश चाहिए। हाँ सलील चौधरी बी आर चोपड़ा की 2 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन वो फिल्में ऐसी थी जिसमें गाने नहीं थे। हाँ कानून में उन्होंने काम किया था, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक था, टाइटल म्यूजिक था, सिचुएशनल म्यूजिक था, लेकिन कोई गाना नहीं बना था। हाँ इत्तेफाक का म्यूजिक डायरेक्टर सुनील चौधरी साहब थे। तो उन्होंने रवि साहब को एक तरफ किया कि मुझे रवि का संगीत नहीं चाहिए, हाँ मुझे सलील चौधरी का संगीत चाहिए। छायाकार आपके भाई साहब धर्म चोपड़ा नहीं रहेंगे, के महाजन रहेंगे, अपनी शर्तों में, सही बात। है ना। तो आप, या तो हाँ उन्होंने इतनी उदारता दिखाई, और उनका बजट भी ऐसा नहीं होता था कि बहुत लंबा चौड़ा, जिस तरह से बी आर चोपड़ा बड़ी विशाल फिल्में बनाते थे, लार्जर देन लाइफ। हाँ यहां पर तो सब चीजें विश्वसनीय होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अतिरेक कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि बी आर चोपड़ा साहब को वो धरातल पर ले आए इस फिल्म के जरिए। हाँ एक बहुत मजेदार चीज हुई, अशोक कुमार साहब को उन्होंने कहा कि उसको हम लेंगे। हाँ अशोक कुमार साहब बी आर चोपड़ा की बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके थे। हाँ अफसाना से शुरू करें यदि हम, है ना। हाँ एक ही बिल्कुल रास्ता सही। वगैरह में उनका काम था, गुमराह वगैरह में थे वो, धर्मपुत्र वगैरह में थे वो बी आर चोपड़ा के। और अमिताभ बच्चन इस फिल्म में अतिथि कलाकार थे, धर्मेंद्र हेमा मालिनी भी थे। धर्मेंद्र हेमामालिनी। तो हम देखें कि बाद में ये सब उनके वो हुए, क्या कहते हैं हम, उनकी फिल्मों में बतौर नायक नायिका आए। बल्कि हाँ हेमा मालिनी की मदर के नाम पे उन्होंने स्वामी हाँ फिल्म जो बनाई थी, हाँ बिल्कुल वो सही। जया चक्रवर्ती की प्रोडक्शन की थी, हाँ है ना। उन्हीं, हेमा हाँ मालिनी का पैसा लगा उसमें। हाँ, निर्माता वही थी जया चक्रवर्ती, स्वामी फिल्म। निर्माता जया चक्रवर्ती थी, गिरीश हाँ। कर्नाड साहब और शबाना आजमी उसमें थे। तो एक तो हम देखे रत्नदीप भी जी, क्या जय जी की थी, जय चक्रवर्ती की, उन्हीं की फिल्म थी, है ना। उनकी हाँ, फिल्म थी वो भी हाँ जी, वासुदा ने बनाई थी। वो भी थी, जिंदगी वगैरह थी उनके। हेमा मालिनी हाँ के साथ उन्हें काफी काम किया। तो आप देखे कि एक बहुत बड़ा नाम बन गए वो अपने आप में, जिनकी हाँ बात को नाम इसलिए नहीं,
उनकी बात को काटने का साहस यदि बी आर चोपड़ा में नहीं है तो, बिल्कुल है ना। जो आदमी 1930 की पैदाइश है, हाँ, जो आदमी उनसे काफी छोटा है उम्र में, छोटा, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो जानते थे कि सृजन के मामले में ये जो भी काम करेगा वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि उनको बहुत कम पैसे में, इतने कम पैसे में बी आर चोपड़ा की कोई फिल्म बनी नहीं। ये सही बात है, बल्कि सारी फिल्में, वासुदा की सारी जी फिल्में, हाँ, नहीं हम बी आर चोपड़ा की जब बात करते हैं तो हाँ बी आर चोपड़ा साहब तो हाँ बहुत एग्जैजरेटेड फॉर्म में लेते थे ना फिल्मों को। हाँ, वो ये तो तो वो ये मानकर 4 गुना खर्च कर सकते थे चाहते अगर 4 वासुदा गुना खर्च करते ही थे, करते ही थे। सही यानी थे। वो उनका स्वभाव था। यश चोपड़ा और बी आर चोपड़ा दोनों भाई जो हैं वो इसी के हाँ लिए जाने जाते थे। तो हम देखें कि आज भी जो है बासु चटर्जी की तरह उनकी फिल्मों की एक सुखद वापसी हो रही है। आज के दौर में आप देखें बहुत सी ऐसी हाँ फिल्में आ रही हैं जो अपनी संकल्पनाओं में काफी विशाल हैं, कम बजट में बन रही है, हमारी जिंदगी से ली हुई कहानियों पर उनको बड़े प्रभावी ढंग से पेश किया जा रहा है और हाँ हम फिर से एक विश्वसनीयता के दौर पर गुजर रहे हैं। जी तो कमोबेश जैसे हाँ, सुजीत सरकार उनके असिस्टेंट रहे बासु चटर्जी के। बस जी जी हाँ, वो जो बांग्ला में उनका जो वो टीवी सीरियल था उसमें सुजीत सरकार उनके व्योम व्योमकेश बख्शी, असिस्टेंट डायरेक्टर थे। व्योमकेश बख्शी में भी, क्योंकि हाँ टीवी सीरियल तो उन्होंने बहुत सारे किए। टीवी सीरियल का उनका जो काम है वो हाँ बहुत जबरदस्त है। हाँ तो हम देखें कि वो प्रोड्यूसर भी रहे, संवाद जी लेखन का काम उन्होंने किया। पिया का घर का संवाद उन्होंने लिखा, हाँ रजनीगंधा का संवाद उनका था, खट्टा मीठा का संवाद उनका था, दिल लगी हाँ फिल्म में उनकी संवाद थी, हमारी बहू अलका के संवाद उन्होंने लिखे और हाँ लाखों की बात करके एक फिल्म थी उसके भी संवाद उन्होंने लिखे। पटकथा लेखक थे वो, हाँ सारा आकाश का पटकथा लेखन उन्होंने किया। राजेंद्र हाँ यादव उस बात के प्रमाण है और वो हाँ कहते रहे उस जमाने में। रजनीगंधा, उस पार, सफेद हाँ झूठ, हाँ खट्टा मीठा, ये जो थी वो उनकी वो कुछ थी। हमारी बहू अलका और लाखों की बात पे तो उन्होंने संवाद भी लिखे थे, निर्माण भी किए उन्होंने। फिल्म बातों बातों में जो फिल्म थी वो हाँ प्रोड्यूस बाय बासु चटर्जी थी। पसंद हाँ अपनी अपनी उनकी जो फिल्म थी वो लाखों की बात। और सबसे बड़ी बात थी एक रुका हुआ फैसला जो हाँ। इन्होंने मैं असल में इसकी चर्चा कमला की मौत के साथ ही करिएगा सर। ये ठीक है, फिर ऐसा कर लीजिए। दोनों सीरियस फिल्में हैं। जी, इधर जो ये क्योंकि जैसे, एक मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, खट्टा मीठा में जो ये एक करिए। नया थॉट लाए थे वो, हाँ हाँ, कि मतलब पत्नी विडो है, पति विधुर है, दोनों के कुछ कुछ बच्चे हैं, दोनों 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 वो सहज हास्य, सरल हास्य था। और दोनों और ने मजे शादी। की बात है हाँ कि उन्होंने जिस तरीके से पूरे पारसी समुदाय को जिस ऑथेंटिसिटी के साथ रखा हाँ हाँ वो वो गजब का था। मेरे बहुत से ऐसे पारसी मित्र हैं जो हाँ मुझे बताते हैं कि साहब वो बिल्कुल ऑथेंटिक, क्योंकि पारसियों में एक बहुत बड़ा तबका है, छोटा सा तबका, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से संबंध रखता है। अभी दादर बिल्कुल के इलाके में वो लोग रहते हैं जिनको पारसी समुदाय सपोर्ट करता है, उनके हाँ हाँ रहन सहन के लिए भी, उनके दवाइयों के लिए भी हॉस्पिटल उनको बना के रखा है, उनके लिए और कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट भी उन्होंने बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पारसी का मतलब हर आदमी जो है वो रतन टाटा है, या हर आदमी जे.आर.डी. बिरला है, या हर आदमी हाँ, फली नदीम है, या नानी पालखी वाला है। सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं। तो ये जो बातें हैं, तो वहां पर लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है हाँ ये। और दोनों के उसमें द्वंद्व जो उन्होंने दिखाया और हास्य भी जो दिखाया है ना, कि वो बहुत जबरदस्त। आप एक देखिए, उनकी बहुत जबरदस्त कॉमेडी थी जिसको मैं समझता हूँ कि क्लासिक थी, जिसको कॉमेडी के उसमें रखा जाना चाहिए, चमेली की शादी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, हाँ चमेली की शादी से ज्यादा कॉमिक फिल्म अभी तक बनी नहीं है बासु चटर्जी ने। जिस हाँ तरह से उन्होंने अमृता सिंह का कैरेक्टर बनाया, जिस तरह से अनिल कपूर पेश हुए, जिस तरीके से पंकज कपूर पेश हुए, पंकज, अनु कपूर पेश हुए और अमजद भारतीय खान, अचरेकर पेश हुए। अमजद अमजद खान, खान उसमें वकील थे। हाँ हाँ, हाँ अमजद खान उस फिल्म में वकील थे और हाँ कॉमेडियन थे। तो हम कॉमेडी, देखें कि
आप चलती का नाम गाड़ी की बात करें, पड़ोसन की बात करें, तो उसी खांचे में हाँ, चमेली की शादी आती है। बिल्कुल चमेली की सही। शादी को आप हटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। बल्कि हाँ, हम आज के अपने कुछ मित्रों से जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे आग्रह करते हैं कि हाँ, आप बासु चटर्जी की इस फिल्म को पहले देखें, ट्रिब्यूट, बतौर ट्रिब्यूट देखिए, बिल्कुल सही। बतौर ट्रिब्यूट देखें कि एक सहज हास्य क्या होता है। ओम प्रकाश कौन सा कैरेक्टर है। अद्भुत। अब तो हम देखें कि देखिए, आपका मनोरंजन करना और सस्ता मनोरंजन करना नहीं है। हाँ, मनोरंजन करने में उनका जो स्तर था, जो पात्र वो करते थे, जो पात्र वो रचते थे, वो हाँ, कमाल का। जबरदस्त, कमाल की बात होती थी। तो हम देखें कि ये उस आदमी का कि जिसने जिंदगी में केवल लोगों को खुशियां दी। सही। संघर्ष भी यदि है तो उसमें आप देखें कि विनोद भी साथ में है, क्योंकि संघर्ष करता हुआ आदमी हमेशा रोता नहीं है, और वो हाँ, संघर्ष को एक उम्मीद के साथ करता है कि वो उससे उभरेगा, उससे वो हाँ, आगे निकलेगा, हाँ, और खुशी के साथ उसको जीता है। सही बात। तो जैसी जिंदगी उन्होंने अपने लिए जी, और अपने उन्होंने ऐसा संघर्ष नहीं किया क्योंकि उनमें मादा था। सही बात। तो हम देखें एक एक फिल्म थी जिसमें अमित खन्ना साहब ने प्रोड्यूस की थी, मनपसंद। मनपसंद। हाँ, और मनपसंद आप देखें कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो नॉवल था हाँ, हाँ, पिग्मेलियन, जिसमें माय फेयर लेडी बनी थी, जी जी सर। उस माय फेयर लेडी का हिंदी अनुवाद था, जिसमें अच्छा, देवानंद है और गिरीश कर्नाड है, गिरीश कर्नाड। टीना मुनी बातों बातों में भी थी, उसमें थी। हाँ, हाँ, तो आप हाँ, देखें कि उसका इंडियन एडेप्टेशन था माय फेयर लेडी का, पिग्मेलियन का, बर्नार्ड शॉ के नॉवल का। वो गाना था तो लोगों का दिल। हाँ, तो अब उस परिवेश में चीजों को ढालना, हाँ, जैसे उन्होंने सिडनी लुमेट की फिल्म 12 एंग्री मैन को जिस जिस तरीके से उन्होंने वो जो ड्रामा था, रेजिनॉल्ड रोज, हाँ, रेजिनॉल्ड रोज का ड्रामा था, जो जो 12 एंग्री मैन के रूप में प्रस्तुत भी बहुत हुआ था, उसको उन्होंने जस का तस, पूरी ऑनेस्टी के साथ, हेनरी फोंडा की फिल्म 12 एंग्री मैन जिस तरीके से आई थी, वैसे एक रुका हुआ फैसला को उन्होंने किया। हम्म, ये भी बड़ी बात है कि हम कहीं भी अपने उस रास्ते को नहीं छोड़ते थे, हाँ, उसमें अतिरेक का कोई वो नहीं हुआ, उसमें कोई उन्होंने वो नहीं किया, गाने नहीं ठोसे, कोई हाँ, मेलोड्रामा उसमें नहीं डाला, किसी तरह का कुछ नहीं किया। तो बहुत फोकस्ड व्यक्ति थे। यदि 2 गाने हैं तो 2 ही गाने होंगे, यदि सारा आकाश में गाने नहीं है, कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है तो चलते चलने देंगे। अपनी तरफ से कोई कोई उनका डिमांड नहीं होता था। शायद उनके जमाने में उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने या बड़जात्या साहब ने इस तरह की कोई शर्तें उनके सामने नहीं रखी। उनको मालूम था कि हमारा ये जो डायरेक्टर है, इसको अपने क्राफ्ट का और अपने आर्ट पर उसकी पूरी पकड़ है, तो इसको हाँ, किसी तरह के हस्तक्षेप ये नहीं किया जाना चाहिए उसके काम में, और किसी तरह का कोई अतिरिक्त बिना मतलब का दबाव उसके सामने नहीं लाया जाना चाहिए। सुझाव वही अच्छा हो जो उस फिल्म को आगे बढ़ाता हो, सुझाव वो नहीं हो जो अवरोध बनता हो और किसी भी तरीके से बाधक हो। तो एक अच्छी बात उनके साथ ये भी रही कि उनके कलाकारों ने उनको, अब देखिए मंजिल फिल्म जिसमें एक ही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन बतौर हीरो आए, और आप देखें कि उसमें जो रेन सॉन्ग है, सिंगिंग इन द रेन, रिम हाँ, झिम गिरे सावन, है ना, वो हाँ, जो लता मंगेशकर वाला जो पूरे के पूरे बैकग्राउंड में हो रहा है, और हाँ, खूब जम के बारिश हो रही है, हाँ, पूरा और बम्बई हीरो उसमें घूम सकते। बंबई में, पूरे साउथ बॉम्बे में उन्होंने उसको पिक्चराइज किया, और हर बड़े लोकेशन पर, और खूब, और कहीं पे कोई भीड़ नहीं है, कोई कहीं नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, और नेचुरल बरसात और है वो। केवल हीरो हीरोइन का हाथ पकड़े हुए दौड़ता हुआ, भागता हुआ तेज रफ्तार में चला जा रहा है। जी जी जी। और रोमांस का इतना जबरदस्त अंडर करंट है, जितना वो प्यार हुआ इकरार हुआ में आपको देखने को नहीं मिलता, जो स्टूडियो सेट पे जो बना था, आर्टिफिशियल रेन वगैरह में पिक्चराइज हुआ है। ये तो बहुत वास्तविक वर्षा थी जिससे ये गाना से वर्ष, फिल्म। बिल्कुल, और 6 दिन उन्होंने लगाए, और कंटिन्यूटी के लिए उनके कपड़े नहीं बने। हाँ, ये जो डायरेक्टर का ये जो है, अमिताभ बच्चन के कपड़े
मौसमी चटर्जी के कपड़े वही रहे, कंटिन्यूटी उसकी बनी रही। और आप देखें उसमें आजाद मैदान भी आपको मिलेगा, क्रॉस मैदान भी मिलेगा, आपको फ्लोरा फाउंटेन के आसपास की जगह मिलेगी, वो चर्च गेट का वो मिलेगा, रेडियो क्लब मिलेगा, मैरिन ड्राइव का वो सीन्स उन्होंने पिक्चराइज किए, गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास उसको वो उन्होंने वो किया, बैंड्रा बैंड स्टैंड से लेके सेंट्रल बॉम्बे और साउथ बॉम्बे के वो मेजर लोकेशन पर वो यानी वो गाने पिक्चराइज हुआ है। हाँ हाँ। ये दूसरा एक ये था, जैसे चित्चौर और स्वामी, विनय विनय थोड़ा सा सुनना भी चाहते हैं चित्चौर के बारे में। चित्चौर और स्वामी की स्टोरी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, पर फिर भी दो तरीके से अपन डिफाइन करते हैं उसको। चित्चौर में एक तनाव चलता है लगातार, जो पत्नी खुश नहीं है उस पूरी स्थितियों से। नहीं, चित्चौर में नहीं, वो है स्वामी में, सॉरी। हाँ, चित्चौर ये स्वामी जो थी, हाँ, ये बासुदा ने एक शरद चंद्र चटर्जी के उस पे से इसको उठाया था। हाँ, शरद चंद्र चटर्जी के नॉवल पर। और ये बड़ा एक अलग किस्म की एक रोमांटिक कहानी थी, जिसमें जो सौदामिनी उसकी होती है, जो नायिका होती है शबाना आजमी, वो प्रेम करती है विक्रम से, वो जिसका नाम होता है नरेंद्र, और उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है उत्पल दत्त जो उसके वो हैं, वो उसकी शादी कर देते हैं, अच्छी तरीके से जानते हुए कि इसका प्रेम इसके साथ है। और उसका घनश्याम का एक चरित्र होता है जिसको गिरीश कर्नाड ने प्ले किया था, उससे उसका हो जाता है। धीरे 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 परत दर परत फिर बात खुलती है कि ये जो पति है घनश्याम, ये बड़ा संवेदनशील है, बहुत टॉलरेंट है, और बहुत प्रगतिशील है, और बुद्धिमान इंसान है, और रूढ़िवादी नहीं है। हाँ, तो वो जो निर्णय लिया उत्पल दत्त ने इसके विवाह का, वो बहुत सोच समझ के, बहुत दूरदर्शिता के साथ किया। तो उस समय में जो है एक जो संदेश होता था कि एक जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप हैं, अपने पर आए आप फिल्म देखिए। ये इसमें जो चित्चौर से जोड़ रहा था मैं कि वहां भी मतलब ये दोनों में ये सिमिलरिटी है कि दोनों में प्रेमी जो है फिर अंत में रेल में बैठ के लौट जाते हैं। नहीं, चित्चौर को बाद में उन्होंने जैसे उसको बनाया था उन्होंने, हम आपके हैं कौन को नदिया के पार के बाद, तो चित्चौर को भी उन लोगों ने, राष्ट्रीय प्रोडक्शन वालों ने उसका एक शहरीकरण किया, उसका विस्तारीकरण, और उसमें काफी वो लब्बो लबाब, काफी वो सब ग्लॉसी तरीके से फिल्म बनाई। लेकिन चित्चौर जितनी सपाट कहानी थी, जितनी सीधी सरल कहानी थी कि एक व्यक्ति है जो ओवरसियर लेवल का होता है, वो वहां पहुंचता है, बाप उसको इंजीनियर, वो समझते हैं ठीक है ये इसके पास गाड़ी है, लेकिन बाद में जब वहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आता है जो उसका बॉस होता है, तो उसमें आप देखें शैल चतुर्वेदी की एक्टिंग बड़ी जोरदार है, बिल्कुल है ना। ओरिजिनल एक्टिंग। पिया का घर का जो यदि आप याद करें तो जब उसकी शुरुआत होती है, जहां से टाइटल शुरू होता है, जिसमें एक पंडित जो है वो मुंबई से जवाई करके एक उनके थी, क्या उनका बड़ा अच्छा सा नाम था जिन्होंने पिया का घर बनाई थी, राजू नहीं, राजा ठाकुर की कहानी थी मुंबई से जवाई में। तो उसका जो टाइटल है बड़ा मजा है कि वो शादी का प्रपोजल लेके एक पंडित चला आ रहा है, और एक बहुत बड़ा चाल है जिसमें वो अलग अलग तरीके से गुजरते चला जा रहा है, और उस चाल के जितने भी पात्र हैं वो सब उसको टकराते हैं और वो मुस्कुराते हुए चला जा रहा है। और बहुत बड़े गांव से जिसमें बहुत बड़े घर से एक लड़की आती है जो एक छोटे से चौल के एक उसमें कि साहब उसको इसी के साथ रहना है, जिसमें कई परिवार के सदस्य रह रहे हैं। तो बासु चटर्जी साहब को मध्यम वर्गीय परिवार के जद्दोजहद से उनके साथ किस तरह से रहना उसका पूरा जी। एक ये जो दिल्लगी को लेकर बात करना चाहूंगा, उसमें बहुत ही थोड़ा सा एडल्ट कॉमेडी, लेकिन उसकी भी अपनी एक मर्यादा, शौकीन फिल्म थी। दिल्लगी भी सर, दिल्लगी में भी कालिदास की रचना, लेकिन शौकीन उनकी ज्यादा थी। शौकीन में तीनों के तीनों छंटल होते हैं। हाँ, इसमें तो है। दिल्लगी में राज होते हैं। हाँ, दिल्लगी में ये हेमा मालिनी का नाम फूल रेणु रहता है, और ये रहते हैं स्वर्ण कमल।
दोनों एक कॉलेज में जी प्रोफेसर है, और वहां पर कैसे जी। प्रेम हो, साहित्य वाहित्य से होकर, वो एक अलग तरीके की दिलचस्प फिल्म थी वो, दिल लगी। तो देखिए, चित्तौड़ का संगीत जो था वो रविंद्र इनका जो था, वो तो अलग किस्म का संगीत, वो तो बहुत ही देखिए गाने बहुत अच्छे लिखे गए थे चित्तौड़ हाँ के। हाँ। और यशु हमारे जो जिन्हें जाने मन हमारे येसुदास, मलयाली येसुदास। यशुदास साहब हाँ हाँ, तो यशुदास साहब ने बाकायदा उसके बहुत अच्छे गाने गाए, बहुत हाँ। अच्छा। तो मजे की बात ये थी कि फिल्म में गाना एक या दो होता था, ज्यादा से ज्यादा चार होते थे, लेकिन गाने बड़े जबरदस्त होते थे। हाँ उसका फिल्मांकन बहुत अच्छा होता था, उसका म्यूजिक का उनका सेंस, उनकी समझ बहुत अच्छी थी। क्योंकि होता यही है कि फिल्म की विधा में जब आप पूरी तरीके से जुड़ते हैं, तो हाँ आपकी जो बैठकें होती हैं वो हाँ सबके साथ होती हैं, बतौर निर्देशक। हाँ। हम्म, तो सही बात। तो ये, और यदि आप जरा से भी संवेदनशील हैं, हाँ समझ रखना चाहते हैं और लोगों को समझना चाहते हैं और जी। उसको विस्तारित करना चाहते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को, उसके अवदान को, सबको आप स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई ये सब चीजें, तो हम हाँ, ये पाते हैं। बातों बातों में भी उनकी एक रोचक बातों फिल्म है। बातों में आप राजेश रोशन का जो म्यूजिक है, हाँ उस फिल्म में भी देखिए, मनपसंद में भी देखिए आप, हाँ। का जो है बहुत अच्छा संगीत। हम्म, ये उस समय भी जैसे बातों बातों में भी वो सोसाइटी का बदलना, सामाजिकता में बदलाव, और बिल्कुल। मध्यम मध्यम वर्ग की घरों की जो सिचुएशन है, बड़े होते बच्चे वो कुछ और हाँ, सोचते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कुछ और और सोच। वो जो मुझे आज भी वो लीला मिश्रा सबके की वो लाइन, रूप रहा है हाँ रंग रहा है जीने का तो जाने हाँ काट, कितनी हाँ। असहमति और कितना गुस्सा है कि ये लोग सब कहाँ तो जा रहे हैं। तो सारे लेयर्स वो एक तरीके से परत दर परत जो बातें खुलती थी, उसमें बहुत लोगों को आनंद आता था, बहुत विश्वसनीय तरीके से लोग होते थे। सारे जो आयाम हैं वो सामने आते थे। ये जो सबसे बड़ी बात है कि हाँ फिल्म एक वातावरण से बनती है, किरदारों सही के है। साथ। बहुत हाँ सारे छोटे मोटे किरदार होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं। तो आप देखिए कि उनके जो सेट्स होते थे, कई बार उन्होंने सेट नहीं लगाई, हाँ वो लोकेशन पर थे, सही है। और लोकेशन पर उन्होंने फिल्मों को शूट किया, गांव में किया या चाल में किया, वो ले लेते थे उनसे, उनको हाँ अच्छी जगह रख देते थे, उसको शूट करते थे, उनको कहते थे भाई तुम्हारे हम व्यवस्था करते हैं, कंपनसेट करेंगे, देंगे। इस मामले में उदार बहुत थे। हाँ हाँ। शौकीन की बात आप कर रहे थे, शौकीन को लेकर अपन थोड़ा शौकीन कुछ। में वो एक अलग किस्म की कहानी थी। ये आदमी जो है अपने बढ़ती उम्र के साथ अपनी क्षमताओं से वाकिफ नहीं रहता, या हाँ उसको लेकर चलता है कि वो उसी काल में रह रहा है। बिल्कुल। तो ये जो अशोक कुमार, ए हंगल और असित सेन, उत्पल दत्त, सॉरी ऊपर। उत्पल दत्त, ये तीन जो कहा जो बुढ़ऊ हैं, हाँ, एक वक्त के इनकी दोस्त है रंगीन अपने साथ। मिजाजी। हाँ हाँ, और तीनों वो हैं, दोस्त हैं और एक जैसे। हाँ दोस्त हमेशा एक जैसे ही होते हैं। आदमी वाटर का लेवल जैसा एक हो जाता है, वैसे हाँ हाँ दोस्त भी है, एक दूसरे की सारी कमजोरियों को, उनकी सारी उन चीजों को जानते हैं। हाँ तो हम देखें कि वो फिल्म भी बड़ी मजेदार फिल्म थी, जो हाँ जैसे उसको दिखाया था, जयश्री ठीक हो जाते हुए, तो मैंने वो बिल्कुल अपनी उम्र को हमेशा नकारते रहते हैं, अपने सामर्थ्य को वो करते हैं। तो एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक फिल्म थी वो, हाँ। उसमें और उस मिथुन उम्र के लोगों चक्रवर्ती। को बिल्कुल उस बात का एहसास कराती थी कि हाँ भाई पहचानो अपने आप को, सही बात। आपके सामने अब बच्चे हैं आपके। सही। आपका आपको उम्र का इसलिए अंदाज होना चाहिए कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है, और सही। आपके बच्चे आपको बताते हैं कि आपकी उम्र क्या है। गुदगुदी एक फिल्म थी उनकी, हाँ, आखिरी जो, में आई थी ये। हाँ, महेश भट्ट ने जो जी प्रोड्यूस की जी थी शायद जी जी। 1997 में। वो भी ये उनकी सब पूरी एक रोचक फिल्मों की एक श्रृंखला है पूरी। किराएदार, किराएदार दिया बिल्कुल बिल्कुल चोपड़। बिल्कुल बिल्कुल उनकी उनकी फिल्में थी। देखिए, उनकी फिल्म की यात्रा शुरू होती है 1965 से,
1966 प्रदर्शन का साल था तीसरी कसम का, लेकिन ये 1-1.5 साल तक के उनके साथ काम करते रहे। तो 1965 से हम देखेंगे कि 2008 तक के उनकी फिल्में आ रही थी। एक बीच का दौर तो बड़ा मजेदार उनका ये था कि जैसे थोड़ी देर के लिए हम 1974 को देखें, यानी आप देखें कि जैसी उनकी पहली फिल्म आती है सारा आकाश, दूसरी फिल्म उनकी 3 साल के बाद आती है पिया का घर, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होने के बाद। लेकिन चौथी साल जब तीसरी फिल्म उनकी आती है रजनीगंधा, तो उसी साल उनकी फिल्म आती उस पार, है ना। लेकिन जो 76 में चिच्चोर, छोटी सी बात, वो एक साथ आती है। और ये दोनों बहुत सफल फिल्म। चिच्चोर इसलिए कि वो फिल्में बहुत सामान्य से बजट की होती थी, लेकिन इस दौर में राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने ये काम कर लिया था कि अपनी फिल्म को सिनेमास्कोप पर रंगीन बनाते थे। तो चिच्चोर वाज टीम वर्क भी काम कर, स्टार्ट टू फिनिश बहुत जल्दी फिल्में बना लेते हैं लोग। ठीक है। और उसके बाद जब 77 में उनकी फिल्म आई तो वो स्वामी, मतलब जिसमें हेमा मालिनी का पैसा लगा, और उसके साथ उनकी 2 फिल्म आई थी। एक प्रियतमा करके फिल्म थी जिसमें जितेंद्र और नीतू जी, और एक सफेद झूठ करके एक फिल्म थी। लेकिन अगली साल उनकी जो फिल्म आई वो बड़ी जोरदार थी, खट्टा मीठा के साथ दिल लगी और तुम्हारे लिए। हाँ, अब एक्चुअली 1979 उनकी 2 फिल्मों के लिए बहुत याद की जाएगी। एक तो बातों बातों में, जिसके वो प्रोड्यूसर थे। हेमा मालिनी ने फिर उनकी एक फिल्म को फाइनेंस किया, रत्नदीप करके। और उसी साल पहली बार वो मंजिल में काम कर रहे थे अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन उनकी फिल्में आ चुके थे, गेस्ट अपीयरेंस आ चुके थे। चक्रव्यूह करके एक फिल्म आई थी, प्रेम विवाह करके एक फिल्म थी उसी साल। एक फिल्म उनकी कॉमेडी थी, दो लड़के दोनों कड़के। उसमें कौन एक्टर था सर? ये 1979 की फिल्म थी। और 1980 में 2 फिल्में बहुत अच्छी उन्होंने दी। एक फिल्म तो मुझको बहुत पसंद है और वो फिल्म है उनकी अपने पर आए। उसमें अमोल पालेकर का बहुत महत्वपूर्ण, अमोल पालेकर, शबाना आजमी, और अद्भुत काम किया है उत्पल दत्त ने इस फिल्म। इवन अमोल पालेकर बहुत ही बढ़िया रोल में शबाना आजमी के साथ है। और उसी साल उनकी 1980 में फिल्म आई थी मनपसंद, जिसमें अमित खन्ना और ने इनके साथ योगदान किया था। प्रोड्यूसर भी थे और गीत भी लिखे थे। ये जो आप बात कर रहे थे ना शौकीन की, वो 1982 की फिल्म है। अपनी इनकी फिल्म थी हमारी बहू अलका, जो उन्होंने बनाई थी। हाँ, और फिर उनकी एक फिल्म आई थी बहुत अच्छी थी, पसंद अपनी। हाँ, लाखों की बात एक आया। लेकिन मैंने जो आपको कहा कि 1985 के बीच में वो काफी सारे सीरियल्स वगैरह जो हैं वो बनाने लगे थे इनके लिए, दूरदर्शन वगैरह के लिए। तो एक तो आपको याद होगा रजनी करके एक प्रिया तेंदुलकर और वो राजदान की रजनी, हाँ, उपभोक्ता के अधिकारों पर वो एक सीरियल आता था, रजनी। हाँ, रजनी दर्पण करके वो लघु कथाओं पर उनकी एक पूरा का पूरा वो आया करता था। कक्का जी कहीं नहीं धारावाहिक था। कक्का जी कहीं, जो मनोहर श्याम जोशी का जो व्यंग्य उपन्यास था उस पे था। एक भीम भवानी करके डीडी नेशनल ने उनको दिया था, तो वो भी एक सीरियल था। एक 1993-97 दो अलग अलग सीजन में आया था, व्यंकेश बख्शी, है ना। इसके कोई 34 एपिसोड उनके आए थे। और एक 2005 में 26 एपिसोड का उनका एक आया था, एक प्रेम कथा। तो दूरदर्शन के लिए उन्होंने काफी काम किया। दूरदर्शन के लिए उन्होंने वो जो मैंने आपको कहा ना कि इनकी जो फिल्म थी सिडनी लुमेट वाली जो फिल्म थी 12 एंग्री मैन, रेजिनॉल्ड रोज वाली फिल्म, उसको उन्होंने दूरदर्शन के लिए बनाई थी, एक रुका हुआ फैसला। 12 एंग्री मैन वाला तो ये था। तो अभी यामिनी खन्ना भी नैनीताल से, अरे भाई उनको भी नमस्कार कहें हमारा, है ना। उनका भी आगमन हुआ। और इसमें सर मैं जो कहना चाह रहा था कि जैसे मिथुन चक्रवर्ती को उन्होंने लगातार अपनी कई फिल्मों में लिया। जिस समय मिथुन चक्रवर्ती को बी ग्रेड सितारा कहा जाता था, उन्होंने लगभग
उसका उद्धार किया। ये सारी बहुत सी बात हाँ की फिल्मों में शौकीर वगैरह हैं हाँ या ये सब है। हाँ, बिल्कुल शौकीन में वो थे, विद्या उसके साथ ये रति अग्निहोत्री के साथ। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ कई कई फिल्मों में उन्होंने लिया। कमला की मौत के अच्छा, बारे में जरूर जानना चाहूंगा, अपन थोड़ा बात करें। देखिए कमला की मौत जो है वो तो बिल्कुल फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए वो फिल्म उन्होंने एनएफडीसी के लिए बनाई थी। हाँ, इसमें सब थे, पंकज कपूर, इरफान वगैरह सारे सारे, पंकज कपूर थे, इरफान थे, सुप्रिया और पाठक। सुप्रिया पाठक थी इस फिल्म में, और अद्भुत फिल्म थी वो, ये उनकी सीरियस फिल्म थी। हाँ, तो वो इसमें एक आपको रुका हुआ फैसला, और एक ये अपना ये जो कमला की मौत, ये इसका कमला की मौत दो गंभीर काम। और इससे मुझे ये भी बहुत लगता गंभीर है काम। कि जिस समय वो ऐसे इस तरह के प्रोजेक्ट डील करते थे, तो उसमें फिर बाकी जो दीगर फिल्मों में जो उनका एक अलग अंदाज था, उसको बिल्कुल हटा देती। नहीं, एक रुका हुआ फैसला के लिए मैं आपको ये बताऊं कि उनके लिए उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो फिल्म, ओरिजिनल फिल्म यदि आप देखेंगे, सिडनी लुमेट की जो फिल्म थी 12 एंग्री मैन, जिसमें हेनरी फोंडा था, वो हाँ हाँ एक्चुअली फ्रेम दर फ्रेम वो फिल्म उसी तरीके से बन गई, हाँ हाँ रेजिनॉल्ड रोज की, हाँ क्योंकि हाँ। वो एडेप्टेशन था। और एक मुझे जो सबसे बड़ी बात ये थोड़ा सा उससे अच्छा नहीं लगता, वो एक्नॉलेज नहीं की गई उस चीज को, ये सब कि तो रहता हमारा है हाँ, ये हमारी सोसाइटी की स्थितियां भी है हाँ कि जी उस तरह से एक्नॉलेज नहीं की गई, फिर सोसाइटी में भी एक्नॉलेज नहीं की गई। तो बहुत हाँ सारा अच्छा अच्छा सिनेमा कब बनता और निकल जाता है, कई बार पता नहीं चलता। और जी। उसको वो बाजू उसके कि वो सब एक श्रेष्ठ निर्माण हो सकता है, श्रेष्ठ निर्देशन हो सकता है, पर दर्शकों तक पहुंचा ही नहीं, या दर्शकों तक उसका कोई स्रोत ही नहीं बना। तो जी, ये एक समस्या लेकिन रहती है इसमें बस। कोई शक नहीं कि कोई भी आदमी, ये 43 साल तक के उन्होंने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ सर, मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, आपने शुरू में उस बात को कहा था, और वो जी हमने उनसे एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने बताया, तब मैंने फिर श्रीराम ताम्रकर मेरे गुरु हैं, उनसे ही मैंने जी, उसको शेयर किया। उन्होंने बताया था कि फिल्म सोसाइटी मूवमेंट जो है वो इनका ही चलाया हुआ एक तरह से पूरे है ना, देश में। वो मैंने आपको जो बताया, वो जो हाँ सत्यजीत रे की तरह जिस तरीके से कलकत्ता में उन्होंने शुरू किया, उसी हाँ। तरह से इनका इनका जो फोरम जो 1958 में उन्होंने हाँ, इस्टेब्लिश किया था बॉम्बे में। तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जयपुर, हाँ इंदौर, जी इन सब जगहों जी, पे फिल्म सोसाइटियां बनी। इंदौर में तो खैर जी ताम्रकर जी ने ही बनाई, अमित जी ने और किया था। जिसको जिसको ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने उद्घाटन किया था उसका। जी तो जी ये बेहतर सिनेमा सोसाइटी तक पहुंच सके, अच्छे दर्शकों तक पहुंच सके, इसके लिए जो ये उसको आंदोलन लेके था, जी। ये बासु चटर्जी का एक बड़ा काम है, उस तरह से देखा जाए। मुझे याद है सुनील जी, आपने जब मुझे पहली बार मौका दिया था एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स के लिए, सर, एक ऐसा क्यों कहते 2005 सर? में, उसमें नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, होता है, उसमें बासु चटर्जी साहब आए थे। हाँ, उसका उद्घाटन करने उनको बुलाया था। और जी हाँ, हाँ, तो क्या? मैं इसको सगर्व कह सकता हूं कि आपके संरक्षण में मैंने अरे अरे वहां से अपना काम शुरू किया था। ऐसा ऐसा नहीं कहा कीजिए सर। वो नहीं, ये तो बिल्कुल जो सच बात है वो है, आप उसमें कोई वो नहीं है। मैं आप ये अब कितना, आज जब वो नहीं रहे, तो मुझे वो क्षण याद आया। वही वही मैं भी बहुत इमोशनल हुआ, क्योंकि दो और तीन बार। वो इतने मिलनसार, कोई उनमें ईगो नहीं थी, किसी तरह की कोई प्रेटेंशंस नहीं थे, किसी तरह का दम्भ नहीं था। हाँ कितने सहज भाव से वो लोगों से मिलते थे, कितने सहज भाव से धैर्य के साथ वो लोगों को सुनते थे हाँ, और फिर अपनी बात रखते थे। वो हमारे वही एक फोन पर हमने निवेदन किया कि सर इस तरह का आयोजन कर रहे हैं भारत भवन में, और आप जी इसका उद्घाटन आपके अलावा कोई करे ना, ये बस मान गए और वो आए। आए, मीता वशिष्ठ आई, हाँ भावना सुमैया उसमें आई, हाँ, बहुत है ना। सारे लोग तो उसमें आए थे। हाँ, तब मुझे ये लगा कि ताम्रकार साहब भी थे, और उसके हाँ। बीच में आपने मुझे घुसेड़ दिया था। अरे, फिर आपने गड़बड़ किया। आप है, बड़े बड़े लोगों के बीच में जाइंट्स के, पिग्मी अमंग जाइंट्स। अरे आप सबने उस कार्यक्रम को वही है सब। दरअसल आपकी उपस्थिति, सबकी उपस्थिति जो है वो
ये मेरे छोटे मोटे प्रयत्नों को बल देती रही, और नहीं आप नहीं, आज आपके तक प्रयत्न दिए जा रहे हैं बल, आप सब, तो ये एक बड़ी बात है। तो मुझे कई बार नहीं लगता कि ये करते करते अचानक क्या बेहतर हो जाता है या नहीं होगा या होगा, लेकिन यह है कि सिनेमा को लेके एक अजीब सा जुनून और लगाव जो बना हुआ है बचपन से, और ये फिर सब जी गुरुजनों के माध्यम से, जी ये सब मनमोहन चड्ढा जी हों, श्री राम ताम्रकर हों, ये सब गुरु की जगह पे है, विनोद भारद्वाज जी हैं, प्रयास शुक्ल हैं, सबका मतलब सबने मतलब इस पूरी यात्रा में बहुत कुछ किया। अभी प्रयाग जी 80 साल के हुए 3-4 दिन पहले, तो जी मैं वही जी भावुक हुआ कि मैंने उनको लिखा कि सर अगर आपका आशीर्वाद न होता तो मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं 90 के साल में नवभारत टाइम दिल्ली मेरी कोई लेख छपेगा, कौन पूछने सही वाला। बात है। तो नहीं, लेकिन आपका आपका प्रयास वो मतलब पूरे मन से और पूरे फोकस तरीके से है, कहीं पर कोई कुछ नहीं है, आज वो भी सर, आप हो। आज भी मुझे ये लगा शाम होते होते कि मैं आपको डिस्टर्ब कर देता हूँ कि शाम को हम नहीं नहीं वासुदा पे कुछ बात जरूर करें। आप देखिए कितने सारे सहयोग इसमें निकलते चले आए। वो कार्यक्रम आपने याद किया जिसका उद्घाटन उन्होंने किया था, जी ये हाँ, सब वो मेमोरी मुझे है हम याद है लोग की। 2005 का साल था वो, आज से कोई 15 बरस पहले की बात। इसके पहले हाँ, मैंने कभी कोई फिल्मों के मामले में कभी कोई किसी चर्चा में मैं शामिल नहीं हुआ था, उसी आपकी वो भी उसी भारत भवन जैसी जगह पे। आपने कहा जो सिनेमा का शो था 100 साल का जो जर्नी का, मुझे याद है जी ज्योति कलश छल के गाना जब आपने में चलाया था दृश्य में, तो कितने लोग जी, रोने लगे थे वहां पर, नंदिता नहीं वो मिश्र और तुमसे सब। ही घर घर कहलाया, हाँ, तुमसे ही घर घर तुमसे खिलाया। ही घर घर कहलाया वो। हाँ नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना था, मुकेश का गाया हुआ, हाँ भाभी की हाँ चूड़ियां की, सदाशिव राव की फिल्म हाँ थी वो। हाँ, उसी और तो सुधीर फड़के का म्यूजिक था। वो ज्योति कलश छल के में ही पूरा वो दृश्य था ना, जिससे उसी फिल्म का। वो नायक बच्चा हाँ, रहता है, अपनी भाभी को देखता है बच्चा पूरा रहता सुबह, है। जी जी और जी बाद में जब भाभी नहीं जा रही हाँ होती तब वो रो के सभी कहता है। जी हाँ, उसके मृत्यु के पहले डेथ बेड पर वो गाना था, हाँ और बहुत अच्छा पिक्चराइज किया था उन्होंने, सुधीर फड़का, सदाशिव राव की ने। और आज मजे मजे की बात यह है कि हमारी एक भाभी जी, नीला भाभी, जो यहाँ एनआईटी की प्रोफेसर रही हैं, वो हमारी दो बेटियां ऋचा और गोलू, अरे शिल्पा, ये सब लोग हैं यहाँ, उन सबको मेरा नमन। और जितने यामिनी जी हैं और जितने भी आप विनय भाई हैं, और विनय उन उपाध्याय सबको है, महेंद्र भवालकर, विनोद गुर्जर, और हाँ जी, एक पत्रकार अनुज हमारे, प्रिंस गाबा, ये सब लोग जहाँ बहुत। और बम्बई में हमारी आदरणीय बड़ी अच्छी बहन हमारी सीता दरानी, जी जिनका हमने आज तक दर्शन नहीं किया, ये सबसे आगे आखिरी में वो हाथ जोड़ रही हैं, इनके दर्शन पे जी मैं आतुर हूँ, स्मिता बहन जी को। ये सब यहाँ जी पर इतने समय रात को वासुदा के लिए आई, उपस्थित हुई, जी, हम सब इनके इसमें कोई शुक्रगुजार शक हैं। नहीं साहब, उनसे अने उनका अवदान, आप, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, महबूब खान साहब, गुरुदत्त साहब, वी शांताराम, गुलजार, गोविंद निहलानी, और हमारे क्या नाम से श्याम बेनेगल, महेश भट्ट, और सही परांजपे, हाँ, उनके ये समकालीन रहते हुए एक अलग उन्होंने ख्याति अर्जित की और प्रतिष्ठित थी, और सब उनको सम्मान से देखते थे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा कलाकार नहीं था। देखिए, उनकी पहली फिल्म राज कपूर, वहीदा रहमान जैसे तीसरी कसम से उन्होंने शुरुआत की, हाँ सरस्वती चंद्र में वो रहे, नूतन के साथ उन्होंने हाँ काम किया। आप देखें कि उसके बाद जो है उनकी जो फिल्में आती हैं, सारा आकाश से लेके राकेश पांडे वगैरह, सब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से निकले हुए लोग थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मणिकौल ने सारा आकाश में भूमिका की थी। हाँ, ये देखिए, ये सब रोचक तथ्य। हाँ, जलाल आगा वगैरह जो थे, हाँ मणिकौल भी उस फिल्म में। और मैंने जैसे आपको कहा कि सारा आकाश में वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से महाजन को लेके आए थे, के महाजन को, और उस साल के महाजन की 1969 में उसकी रोटी आई, अनोखी मणिकौल की फिल्म थी वो, अनोखी लाल भी है आपको नमस्ते कर रहे हैं सर, ये सब पूरा ना। जी ये जी, रात को 10:30 बजे ज्वाइन हुआ जी, है, ये कार्यक्रम बड़ी खत्म हो। बात। हाँ, जी ये तो है कि लीजेंड के साथ
इस तरह के योगदान करने में लोग अपना फख्र समझते हैं। अभी हमारा समय खत्म हो रहा है सर, 20 सेकंड 15 सेकंड बचे हैं, तो हम सभी इसे विदा लेते हैं और एक बातचीत हो सकी। विनय भाई ने भी कुछ कहा, शोभना राधा कृष्ण जी, सभी के प्रति आभार। प्रणाम है। नमस्ते। नमस्ते।